नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात क्या वाकई 2024 में मुस्लिम वोट बैंक का वीटो चुनाव में वापस आ गया है? क्या अब मुस्लिम डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन जीतेगा, कौन राज करेगा? और पहले मुस्लिम ये देखते थे कि साहब उनकी हमदर्द पार्टी कौन है, और अब वो सीधे तौर पर ये देखते हैं कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी कौन है। आज इस मुद्दे पर समझने की बात करेंगे, और मुस्लिम वोट बैंक का वीटो क्यों प्रभावी है, और 2014 में ये वीटो किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया था। आज मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। AK मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और राकेश रमन संपादक प्रथम स्वर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप दोनों से बात करने से पहले मैं 2 मिनट का एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा, और उसे देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो किस तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसी को प्ले कर रहा हूं, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लगता है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की, जब भी सत्ता में आती है, तो गलतफ़हमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। 2023 का 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक बूथ था जिस पर लगभग एक को छोड़कर शायद सब जो है मुस्लिम मतदाता थे। और उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है, उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। ये बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, 2014 का आरिफ मोहम्मद खां कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनका जो इलेक्शन एजेंट था, वो 30-32 साल का एक युवक था। बहुत काम किया उसने, बड़ी भाग-दौड़ की, पूरे चुनाव में उनके साथ लगा रहा। वो जब वोट देकर निकला तो पूछा गया उससे कि किसको वोट दिया? उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सवाल कर रहे हैं? आरिफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ, रात-दिन लगा हूँ, वोट किसको दूँगा? कहा गया कि ना, ना, सही-सही बताओ। तो हँसने लगा। बोला, देखिए मैं वोट देने तो आरिफ भाई को ही गया था, लेकिन जब अंदर गया बूथ में, मशीन देखा, तो मुझसे कमल का बटन दबाया नहीं गया, साइकिल का बटन दबा दिया। अब ये सब जानते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है, ये वोट जिहाद आज का नहीं है। जब आप दोनों लोगों ने सुना, आखिर मुद्दा क्या है, आखिर टॉपिक क्या है, और आखिर इसके पीछे का प्रभाव क्या, और क्या वाकई 2024 में वो जिन वापस आ गया है। सबसे पहले AK मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वो ताकत वापस मुसलमानों ने जुटा ली है? क्या ये एकजुट हो चुके हैं जो 2014 में बिखर गए? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि वो बिखर गए थे। ऐसा मत बोलिए। वो ये कभी भी नहीं बिखरे हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी आप देखिए, लंदन में मेयर एक पाकिस्तानी इलेक्ट हुआ है, मेयर सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट क्या बल्कि सेलेक्ट ही हुआ है। तो ये कहीं पे भी नहीं बिखरे हैं। होता ये है कि फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर इनको कोई ज़रूरत है, इनको लगता है कि मेरी स्वार्थ सिद्धि इस पार्टी के साथ जाकर के हो सकती है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे चले जाएँगे। अगर डायरेक्ट वे में वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो जहाँ से इनको इनका बेनिफिट मिलेगा, ये माहौल देख करके अपने बेनिफिट को, वो बेनिफिट चाहे छोटा हो, चाहे पार्ट में हो, चाहे एज़ ए होल हो, वो बेनिफिट को लेंगे। तो अब की बार इनको ये लगा कि पीछे की जो है अपने अनुभवों को लेते हुए इन्होंने बेनिफिट ले लिए। भाई, योजनाएं चल ही रही हैं। ये तो भारत सरकार की और भारत इस देश की महानता है कि हम 5000 साल पहले भी कोई भेदभाव, हम तो जानवरों और पशु पक्षियों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे और न करते हैं। अभी भी पक्षियों को दाना पानी गर्मी में देना, ये सब चीजें हमारे यहाँ रूटीन का है कि जो पशु पक्षी आपके आसपास हैं, उनके भी भोजन की व्यवस्था, लाड़ प्यार दुलार ठीक तरीके से रखना, ये है। तो लेकिन इनका क्या है ना, देखिए, ये पुरुषार्थ, इनके लिए पुरुषार्थ का मतलब है कि भाई युद्ध हो, युद्ध करो, जिहाद करो, ये सारी चीजें हैं। अगर ये अपने पुरुषार्थ से, और अगर हैं भी कोई जो अपने पुरुषार्थ से, तो उनका परसेंटेज बहुत कम है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो वाकई में दिल से दिमाग से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, तो उनका कोई मायने नहीं है।
वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा है कि इनको अब की बार लगा कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि, इनको उम्मीद भी जगी थी। देखिए इन्होंने अगर ये मूव किया, लेकिन ये अब की बार इनकी सम्मिलित वे में पूरी ताकत इन्होंने लगा दी थी, लेकिन पाला तक नहीं पहुंच पाए। पाले से तो बहुत दूर है, सरकार बनाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्लियर कट मेजोरिटी से भी भाई जॉर्ज सोरस भी लगा है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, अंदर के भी लगे हैं, पत्रकारों की एक फौज लगी हुई है, यूट्यूब से लेकर के हर जगह। हाँ, मंथली आ रहा है, जा रहा है, क्या है। अरे मैं डॉक्टर श्रीकांत आपको क्या बताऊं, एक बार मैं एक यूट्यूब चैनल पे बैठा था, वो भाई साहब ने क्या व्याख्या दी थी बकरीद की। हाँ, कि उतनी अच्छी व्याख्या या खुतबा तो कोई मौलाना नहीं पढ़ सकता है जितना उन्होंने पढ़ा था। और मैं उनकी विद्वता को देख के दंग था। न वेदों में ऐसी व्याख्या मिलेगी, न पुराणों में इतनी सुंदर व्याख्या नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई ये गलत फहमी पाले, भारत की महानता है कि, और बीजेपी की भी महानता है कि सबको समान रूप से टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी गवर्नमेंट योजनाएं चल रही है पूछ पूछ के देना। और एक चीज और बता दूं, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर भी है। हम लोगों के अंदर क्या होता है, हम लोगों के अंदर क्या, सब जगह पूरी मानव सभ्यता का ये है कि जरूरत से ज्यादा मीठा हो गए तो चट कर दिए जाओगे। यही हाल हुआ। व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इन्होंने गलती क्या की कि जो इनका कोर वोट बैंक है, देखिए हार हो, जीत हो, सुख हो या दुख हो, जो हमेशा से आपके साथ रहा है उसका स्थान प्रथम होना चाहिए, मेरा नहीं। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं। आप उसको छोड़ करके नए नवेले आए हुए किसी आदमी को अगर सर पे बैठाओगे ज्यादा तहरीज दोगे तो इसी तरीके से धोखा होगा, क्योंकि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि वो 100% आपकी तरफ डेडिकेटेड हो गए हैं। इस चीज की क्या गारंटी है? अभी जुमा जुमा आए हुए 4 दिन हुए हैं उनको, कब छोड़ के चल दें? तो ये गलती इतने जल्दी जो है नहीं करना चाहिए था। आप सहयोग दीजिए, सरकारी योजनाएं दीजिए, सब कुछ करिए, भेदभाव नहीं हो, लेकिन केवल इसी चीज के भरोसे कि हाँ भैया आप तो ये है, आप कहीं जाने वाले नहीं, इस पे नहीं। आप अपना कोर वोट बैंक देखिए, कोर वोट बैंक के बाद एडिशनल वोट बैंक में भी प्रायोरिटीज होती हैं कि इतने परसेंट ये तबके का वोट तो है, 90% है, 70% है, ये 60% है, जो 10% जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये किधर भी जा सकता है या 50-50 है, उसको आप अपना फिक्स वोट बैंक मत मानिए। वो आया तो आया, और नहीं आया तो रिस्क हो सकता है, उसके लिए मैनेज करके रखिए। गलती यहां पे हो गई। ये बात सही है। क्या राकेश भाई, आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां एक ही तरफ वोट पड़ा और कहीं वोट बिल्कुल छिटा नहीं है? कांग्रेस को तकरीबन 23% वोट मिला है, जिसमें से 20% केवल अल्पसंख्यकों का रहा है, यानी मुस्लिमों का वोट रहा है, और 3% इसे जो भी जहां से भी जुगाड़ किया गया है। तो क्या भविष्य में केवल मुस्लिम वोट बैंक अगर आप ले आए और बाकी इधर उधर से आपने जुटा लिया तो आप कहीं भी सत्ता पर बैठ सकते, क्योंकि हिंदू एकजुट है ही नहीं? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मुस्लिम की उनके मानसिकता को समझिए। मुस्लिम हमारे भारत के चाहे किसी भी देश के सीमा से नहीं बना है, ये सब अपने धर्म के बाउंड्रीज पे चलते हैं। अब आप मुसलमान को अगर इंसान समझते हैं, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा शब्द है ये, लेकिन मैं मुसलमान को मुसलमान ही कहता हूँ, वो इंसान की तरह सोचते ही नहीं है। ठीक है, उनको ऊपर वाले ने दे रखा है हमारे तरह ही हाथ पैर, लेकिन वो मुसलमान होते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं होता, कोई सोशल वेलफेयर, कोई स्कीम उनके लिए नहीं होता। वो सिर्फ अपने धर्म, और धर्म भी कैसा है उनका, 5 बार पढ़ते हैं दिन भर में भाई साहब, जिसमें कि गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जाता है, गैर मुस्लिमों को वाजिबे कत्ल बताया जाता है। उनके इस कट्टरता को आपको समझना होगा। और जो अगर कोई भी पार्टियां, चाहे भाजपा उम्मीद करती है, चाहे कोई और पार्टियां करती है, वो सब मुगालते में है। आप उनके पीछे जब तक खड़े रहेंगे, आखिर 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना।
तो भाई सभी धर्म के लोग चले जाना चाहिए था एक तरफ, बहुत बढ़िया रहता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उनको भारत से प्यार था, बिल्कुल नहीं है। जाकिर हुसैन 2 भाई यहाँ रुक गए, उनके 5 भाई चले गए पाकिस्तान, और 2 भाई यहाँ क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पर भी हमको एक दिन इस सत्ता पर काबिज होना है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया, और बाद में तो खैर बहुत कुछ हुआ। तो इनके साइकोलॉजी, और ये जो हम लोग के साथ आपको जो इतने हमारे मित्र मिलते हैं, कोई हमारे मित्र नहीं है। ये हमारी गलतफहमी दूर हुई जब दिल्ली में ये क्या है भाई जो हुआ था यहाँ, दिल्ली दंगा, यमुना पार दंगा के अलावा पहले वहाँ जो रोड ब्लॉक करके बैठे थे, ये शाहीन बाग में जो ये बैठकर, उस वक्त शाहीन बाग के समय हमारे पास हमारे मुस्लिम अखबार वाले मित्र हमें बहुत कोशिश करते थे, हमें धन का लालच देते थे कि आप लोग भी वहां चलिए। तो इन लोगों का एकमात्र मकसद है, और ये जो आपको एक याद होगा अरफा खानम शेरवानी का वीडियो, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि अब अल्टीमेटली हमको सबको मुसलमान बनाना है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करते हुए हमें उनको अभी कुछ उनकी बातें कुछ करके उनको अपने साथ जोड़े रखना है। ये सब शाहीन बाग के समय ही उनका भाषण है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया हुआ। तो दरअसल उन्होंने एक अलतकैया बनाया हुआ है कि जहाँ पर अभी कमज़ोर हो वहाँ पर मिलजुल कर अपने साथ रखो, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको उन लोगों के पास एक लाइन दिया हुआ है कि अल्टीमेटली सबको मुसलमान होना है। और कितने हम लोग बहुत ही, जैसा मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग तो पशु पक्षी तक का चिंता करने वाले, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके अंदर कितने जहर भरे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर किसी का भी एक नाम लूँ तो फिर ये राजनीति की बात हो जाती है, लेकिन मुस्लिमों को, भारत के मुस्लिमों को चला कौन लोग रहा है, ये भी एक बड़ी गौर करने वाली चीज़ें हैं। उनको चलाने वाले कोई भारतीय मुसलमान सब नहीं है। वैसे तो आपका मौलाना आज़ाद ही अरब का था, उसका 1 किलोमीटर में नाम है, लेकिन उस बात को छोड़िए। जितने ये अशराफ लोग हैं, कोई बुखारी से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन ये लोग योजनाबद्ध तरीके से आपके सरकार के साथ अपने शर्तों पे वक्फ बोर्ड बनवाया। क्यों बनवाया भाई? पाकिस्तान में जो भारतीय है उनके लिए उनके संपत्तियों का क्या? तो इस तरह की जो डुअल पॉलिसी बनाई गई, और इन वीटो तो नहीं बन सके, ये जो आपका मूल सवाल है, लेकिन मैं मूल सवाल जो खड़ा हो रहा है वो हमारे चाचा नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके नहीं, मैं अलग दृष्टि से देख रहा हूँ इसे। हाँ, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। जी, आप जो देख रहे हैं ठीक है। आज इनका क्या है, इनकी जनसंख्या बढ़ाओ नीति है, इनके पास और कुछ नहीं है। इनके लिए एक जनसंख्या जितनी रहेगी, और ये कहते हैं कि जिस दिन हम 30-40% हो जाएंगे फिर तो देश पर हमारा कब्जा हो जाएगा, इसलिए ये लगे हुए हैं। अब सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, और श्रीकांत जी आप तो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ये बातें मैंने 8 महीने पहले कही थी कि इस बार देश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देगा, टैक्टिकल वोट से भी हट कर काम करेगा। मेरे पास कुछ सूचनाएं थी, कुछ मित्रों की जानकारी थी, और अब इसको पुष्टि भी हुई। उज्बेकिस्तान क्या करने गए थे राहुल गांधी, जो एकाएक स्पॉट किए गए एयरपोर्ट पे, वो तो किसी को बता के नहीं गए थे। जॉर्ज सोरोस के साथ मीटिंग करते हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ क्या, इनके संगठन में तो मनमोहन सिंह की बेटी तक काम करती है। तो हमारे देश के अंदर ये जो छदम जो सेकुलरवाद है, जो 75 में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो संविधान में सेकुलर शब्द जो जोड़ा है, पहले तो उसको हटाए जाने की जरूरत है, और 1950 में जो संविधान बना था उसको 100% लागू किए जाने की जरूरत है। ठीक है, हम उस पर आएंगे, लेकिन
मोदी ने जो लाख मजबूत किया होगा देश को, पर पंजाब और बंगाल पर ढुलमुल रवैये से, यानी कि ये सवाल भी बहुत अहम है। ए.के. मिश्रा जी, इसका सवाल इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन क्या वाक़ई आपको नहीं लगता है जैसे महाराष्ट्र में पूरी तरीके से, यानी कि जब वो बीजेपी और मोदी को हराना चाहते हैं तो वो सीधे तौर पर शिवसेना को पूरा वोट दे देते हैं। पूरा का पूरा वोट शिवसेना में है, यानी कि उद्धव वाली यूबीटी में पूरा का पूरा शिवसेना का वोट ट्रांसफर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक, अगर वो बनाना चाहते हैं। बंगाल में आपको पता है, अगर आपका उनको अपना दीनी भाई मिल जाता है, वो भी आयातित, यानी कि गुजरात से आया हुआ, तो वो अपने पालनहार जो 30 साल से वहां जीत रहा है, कांग्रेस का एकमात्र सांसद, उसकी भी बलि ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वो एआईएम के पास नहीं जाते हैं, ओवैसी को साथ नहीं देते हैं, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देते हैं। वो अखिलेश के साथ आते हैं क्योंकि उनको लगता है अखिलेश के साथ बहुत कुछ भला होने वाला भविष्य है। तो आपको लगता है ये टैक्टिकल वोटिंग है? ये वोटिंग इसलिए नहीं है कि हमें इसको जिताना है, हमें इसको हराना है, ये टैक्टिकल वोटिंग है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? यस, और इस सवाल का एग्जैक्टली जवाब दे आपने, दीजिएगा हाँ जो पूछा है एसपी ने। हाँ जी। हाँ, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। देखिए, इनका पहला उद्देश्य ये था, ये होप था कि ठीक है भाई, अगर हम जीत गए पूरा तब तो बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह खुशामदीद। अगर नहीं जीते तो कम से कम इतना जरूर किया जाए कि बीजेपी बड़ी कमजोर अवस्था में आ जाए, बीजेपी एंड एलाइज। इसीलिए जो आपने वर्ड यूज किया कि प्लान स्ट्रेटजिक था लेकिन वोटिंग टैक्टिकल थी। और मैंने कई जगह बोला था कि अब की बार का जो चुनाव है ना, वो है तो नेशनल इलेक्शन, लेकिन ये स्टेट वाइज हो रहा है। स्टेट वाइज भी छोड़ दीजिए, ये सीट टू सीट वाइज हुआ है। और जहां पे ये देखा गया है, हाँ, कि कौन जो है बीजेपी को हरा सकता है, जो बीजेपी को हरा सकता है उसी को वोट दे दो, कुछ मत देखो, बस आंख मूंद करके देखो। अब देखिए, इनका सवाल का जवाब तो मैं दूंगा जो आपको पूछा था, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस चीज को सुधारा कैसे जाए या कंट्रोल कैसे किया जाए, कोई बुद्धिजीवी किसी मीडिया पे चैनल पे बात नहीं हो रही है। अब देखिए, इंडी अलायंस जो बना वो केवल 2 या 3 महीने के लिए अलायंस था, अपने कुछ फायदों के लिए, बीजेपी को कमजोर करने के लिए। लॉन्ग टर्म कोई वो नहीं था, इथिकल नहीं था कि भाई हमें चुनाव में हेल्दी वे में पार्टिसिपेट करना है। सब अलग होना शुरू हो गया ना, रिजल्ट आते ही केजरीवाल ने बोल दिया हम तो बाहर हैं जी। देखिए, अपने संविधान में जो 1952 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत ये चुनाव आयोग काम करता है, सारी पार्टियां वगैरह रजिस्टर होती हैं, वो बड़ा बोगस टाइप का है। अब इसमें बोगस कैसे है, केवल एक अमेंडमेंट किया जाए तो ये सारी जो इस तरह की वोटिंग होती है, जिसको कि बहुत गलत मैं मानता हूं, ये सारे षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे। भाई, आपको अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए या पीएम बनना है या केंद्र में सरकार बनानी है, तो एक क्राइटेरिया और रखा जाए कि जितने स्टेट हैं, मान लीजिए 28 स्टेट है, तो 28 में कम से कम एक क्राइटेरिया रख दे कि 20 स्टेट में आपको अपने कैंडिडेट खड़ा करना है। ऐसा नहीं होगा कि बंगाल में आपने वॉक ओवर कर दिया। क्यों भाई बंगाल में आपने वॉक ओवर कर दिया? वहां अगर ये कंपल्सन आ जाए कि एटलीस्ट 30% सीट पे आपको अपने कैंडिडेट खड़े करने ही करने हैं, तो इस प्रॉब्लम पे कुछ लगाम लगेगी। अब की बार इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी क्या रही कि 1 to 1 की स्ट्रेटजी रही, और सारे पत्रकार 1 साल पहले से ही इसको बता रहे थे, जैसे ट्रेनिंग दे रहे थे कि 1 to 1 की स्ट्रेटजी हो। तो अगर ये 1 to 1 की स्ट्रेटजी को खत्म कर दे, कैसे खत्म होगा? ये बोल दिया जाए कि क्लियर कट वॉक आउट देना। अगर आपने कहीं पे वॉक आउट दिया तो ठीक है, आप संसद में पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन पीएम गवर्नमेंट ये फॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर ये नियम आ जाए तो कांग्रेस को मजबूरन खड़ा करना पड़ता बंगाल में अपने कैंडिडेट को, तो वहां बहुकोणी त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता। इसी तरीके से केरल वगैरह में भी अगर मान लीजिए कांग्रेस नहीं खड़ा करती है, तो ऐसे चॉइस नहीं देना चाहिए कि भाई पीएम आप बनने के लिए आपकी पार्टी तैयारी कर रही है और 10 स्टेट में आपने खड़ा ही नहीं किया। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जब तक संशोधन नहीं होगा, इस तरह की साजिशें, वोट का जिहाद चलता रहेगा। इसको खत्म करने का है कि पीपल्स, ऐसे और क्लॉज जो अभी तो ये नियम ये है ना कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिलेगा कि इतनी सीट जीते हो या टोटल वोट जो पड़े उसके
6 या कुछ % है, उसमें 2 6% और प्लस कर दे, 6% है, उसमें 2 क्राइटेरिया और प्लस कर दे कि 28 में से मिनिमम 20 स्टेट में आपने इलेक्शन लड़ा हो और हर स्टेट के मिनिमम 33 या 40% सीट पे आपने कैंडिडेट एक्टिव वे में फाइट करने के लिए खड़ा किया हो। ये 2 क्राइटेरिया करके एवरेज मिला करके तब उसको जो नंबर आए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दें, तो ये साजिश हो जाएगी खत्म। और मैं इसको साजिश भी मानता हूं कि भाई कोई किसी को क्यों इन्फ्लुएंस करे कि भाई सब लोग केवल एक को ही वोट दो, सबको डिसीजन लेने दो ना अपने हिसाब से। जो अभी देखिए एमपी के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह के जो अपोजिट है, क्या नाम है उनका, एक वीडियो आया था ना जो बोल रहे थे हम आपको आपकी मस्जिदें भी लौटा देंगे, ये कर देंगे, आप अब की बार बिलीव रखिए हम आपसे दूर नहीं हुए हैं। पिछले इलेक्शन का था, आई डोंट नो सही था कि फेक था, लेकिन इस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो सख्त प्रोविजन भी रखा जाए। जी अच्छा, वो भाई साहब का जो क्वेश्चन था कि पे, हाँ भाई साहब का सवाल ये है हाँ कि बीजेपी ने जो है बंगाल में नहीं किया और इस तरह से जो और भी है, ऐसे केरला भी है। देखिए मैं कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत हूँ। इसका एक उदाहरण है, राजा दाहिर पे जब अटैक किया था, वो पहला जो मुगल था अरब से आया था, क्या नाम था, बिन कासिम, कासिम करके क्या नाम था, कासिम बिन कासिम, हाँ बिन कासिम, हाँ तो उसने जो है उसकी कहानी ये है कि एक लड़की ने जाकर शिकायत की कि भाई राजा दाहिर ने हमारे साथ, मतलब उनके यहाँ किसी ने गलत किया। फिर उसने आरोप ये लगाया कि ट्रेडिंग के लिए कुछ थे, नौका वोका के लिए समुद्री लुटेरे ने लूट लिया, तो आरोप लगाया राजा दाहिर का। वो वहां से चल के यहाँ लड़ने आ गया। आपकी गवर्नमेंट है, आप अधिकारी हैं, आप पावर में है। इंदिरा गांधी 2 मिनट में लगाती थी राष्ट्रपति शासन। आप बंगाल पे नहीं बोल रहे हैं, आप केरल पे नहीं बोल रहे हैं, भले आपकी सरकार वहां पे नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है। इस मामले में कांग्रेस क्या है, मणिपुर पे हल्ला मचाए पड़ी हुई है। आप ये देखिए, हाँ ये तो उनकी खूबी है। मैंने वही बोला शुरू में, सुख में दुख में हम जहां पे हैं, जितना हो सकता है हम आपके साथ खड़े हैं। हार हो या जीत हो वो बात दूसरी है, लेकिन अपनी निष्ठा पहली चीज दिखानी पड़ेगी, वो उसके लिए हमें एडहेसिव होना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं, एक कमी हम लोगों के भी अंदर है। आप बंगाल में बैठे हो, कहीं पे भी अगर कोई दुर्दशा हुई, आप उम्मीद क्यों करते हो कि बंगाल में कोई चीज हो रही है और आपकी चीख सुनाई दी और दिल्ली से उठ करके कोई तुरंत पहुंच जाएगा? लोकल लेवल पे शुरू में ही आप मजबूत क्यों नहीं होते हो? अपने घर में आप बड़े से बड़े दरवाजा लगाते हो। बंगाल की हालत ये हुई कि इन्हीं लोगों ने बुला बुला के दूसरे लोगों को, अवांछित लोगों को बसाया। कमी तो हम लोगों में भी है ना, बसाया वोट बैंक के लालच में। कोई बाहरी सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, सपोर्ट आपके अगल बगल के ही लोग करते। बंगालियों ने ही सपोर्ट किया ना। मैं तो फिर भी बोलता हूं कि हम लोग यहाँ से बैठ के सेंसिटिव हैं, और हम लोग तो मानव मात्र के लिए सेंसिटिव है। भारत ने कितनी मदद दी, अभी लड़ाई में छिड़े थे, पाकिस्तान के बच्चों को भी उन्होंने बाहर निकाला। तो मानवता के नाम पे तो हम हैं, लेकिन ये हम लोगों को 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा कि लोकल लेवल पे भी आप मजबूत होइए कि कोई भी सरकार, कोई भी गुंडा आपको एक्सप्लॉयट ना कर पाए। पहली चीज ये। गोपाल पाठा, आपको लगता है गोपाल पाठा आएगा वहां पर? आपको लगता है दोबारा गोपाल पाठा आएगा? नहीं, अगर आएंगे भी तो वो पता नहीं कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें कमी ये है ना कि हमेशा आप दूसरों के भरोसे अगर रहेंगे तो फिर भाई स्थिति बड़ी दयनीय होगी। कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, अरे आप मुकाबला तो करो। कोई बोलने को भी तैयार नहीं है तो मुकाबले की तो बात ही छोड़ दो। ये तो ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग कुछ बोलते रहते हैं रिस्क लेके। तो दोनों एंगल से देखिए, जो है हर जगह सरकार भी नहीं पहुंच पाती है। अगर ऐसा होता कि तुरंत 10 मिनट पे सरकार पहुंच जाती, किसी की भी सरकार होती, तो बहुत सारे एक्सीडेंट नहीं होते सर, बहुत सारी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। सरकार हमेशा बाद में पहुंचती है क्योंकि सरकारी है, ये बहुत महीन पिसता है, गेहूं की तरह पिसता नहीं। देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट। अरे घटना हो जाने के बाद आप उसको मुआवजा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, उससे पर लॉस तो हो गया ना। लॉस को रिकवर मुआवजा से नहीं किया जा सकता है। तो सरकार अभी भी देखिए है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, नो डाउट।
बीजेपी के आने के बाद सिचुएशन में, कानूनों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, सरकारों की भी लिमिटेशन। देखिए, पूरे सिस्टम को अगर आपको स्थिर बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो सरकार और पब्लिक को मिल के काम करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो सरकार भी बहुत कमजोर रहेगी। और एक चीज मैं और बोलता हूं, मान लीजिए बीजेपी से कोई गलती हुई, बीजेपी के नेताओं ने गलती की, वो दंभ में भर गए, कुछ भी हो गया, तो हम उनको सबक सिखाना है, हम सिखाएंगे सबक बाद में। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम वोट नहीं देंगे। आपको यहाँ पे इस वक्त निष्ठा दिखानी चाहिए थी कि कुछ भी हो जाए, ये हमारा आपस का मामला है, हम निपटेंगे। हम मंत्री जी को, नेताजी को जब आएंगे हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद, तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, पहले स्वागत उनका सवालों से करेंगे। वो चीज होती बाद में, लेकिन ककड़ी चुराने की सजा तलवार से नहीं दी जाती है, और यही सबसे बड़ी गलती लोगों ने कर दी। ठीक, ये तो अलग विषय है, लेकिन यही सवाल राकेश रमन आपसे है, फाइनल रिमार्क भी कीजिएगा। और एक सवाल आपके लिए, आपके स्क्रीन पर है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जी जी जी, अभी नहीं, पहले ही वाले सवाल का इसका भी देता हूँ। पहले वाले सवाल का उन्होंने भी सही कहा, लेकिन मेरा तो अपना मानना है, जैसी जनता होती है वैसा ही राजा होता है। और बंगाल में प्रॉब्लम हो या पंजाब में प्रॉब्लम हो, जनता को पहले उठना होगा, तभी कोई मदद, आप मदद के लायक तो बनो। आप मरे पड़े हो, आप सारे बांग्लादेश, बंगाल की क्या स्थिति है, ऐसे भी आज से नहीं। वहाँ तो फुटबॉल की एक टीम है ईस्ट बंगाल, वो किसकी टीम है, ढाकाइयों की कहा जाता है, मतलब बांग्लादेशियों की टीम कही जाती है। और ईस्ट बंगाल और मोहन बगान चूंकि बंगाल की टीम होती थी, तो दोनों की जो प्रतिद्वंद्विता होती थी, दो दुश्मनों की तरह होती है बंगाल में, उनके फॉलोअर और इनके फॉलोअर में। तो बसे तो लोग हैं ना बांग्लादेशी वहाँ, और अब वहाँ पर एक रोहिंग्या एडिशन हो गया है, और रोहिंग्या इतने चालाकी से हर तरफ बसते जा रहे हैं। आपके मोहल्ले में रहने आते हैं, आप नहीं विरोध करते हैं, तो कल होके वो आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं। यही हाल पंजाब में देखिए, 2 आतंकवादी टाइप के लोग चुनाव जीत गए, तो उसको पंजाब के लोगों ने ही वोट दिया ना। वहां पर मोदी जी चाहे केंद्र सरकार जाके क्या कर लेगी। तो यहाँ पर जनता को जागना होगा। और जहाँ तक इनके सवाल है कि आप उनको शौचालय दो, देखिए वो सरकार है, सरकार की अपनी मजबूरी होती है। जब योजना बनेगी तो उसको लागू करना है, और योजना में जो भी लाभान्वित हो उनको देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट नहीं दिखाएंगे, करंट नहीं दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जी भाई साहब। मेरा कहने का मतलब ये था कि मोदी जी सिर्फ अपने आप को हिटलर या डिक्टेटर ही कहलाना पसंद है क्या? क्या कभी कुछ करंट दिखाएंगे? करंट मुझे नहीं लगता है कि उनमें है, और है नहीं, मोदी जी को हिटलर डिक्टेटर तो ये लोग बना रहे हैं जो कांग्रेस के पाले हुए चाइनीज और जॉर्ज सोरोस के लोग हैं, वो बनाते हैं। मोदी जी कहाँ बनते हैं? मोदी जी को तो नोबेल प्राइज लेना अगर कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक्शन पर बहुत लेट होते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैंने यही बोला, सरकार से, मतलब नेताओं से और जनता से, दोनों से अपेक्षा ये है ना कि बॉन्डिंग थोड़ी सी फेल्योर हो गई, तो आप अपने राजा के ऊपर या अपने नेता के ऊपर इतने जल्दी भाई सुधार करने का मौका सबको देना चाहिए। यही एक कहावत है, एक अंग्रेज ने लिखा था कि बंगाल में वो किसी राजा को पकड़ के लेके जा रहा था, और जितनी जनता थी वो तालियां बजा रही थी, तो उसने लिखा कि अगर एक एक पत्थर भी अगर कोई मार देता तो हम लोग खत्म हो जाते। लेकिन जनता जो है, ये कहानी जॉर्ज पंचम की जब विजय जुलूस निकली थी उस वक्त की। हाँ, राइट, ठीक है, खुद कहा था। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहला तो मैं ये बोलूंगा कि कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सुधार बहुत हुए हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत हुए हैं, और बहुत मामलों में बहुत अच्छे और बेहतरीन काम हुए हैं, नो डाउट। सारा काम पीएम मोदी नहीं करेंगे भाई, पीएम मोदी ही कहीं ना कहीं से, या सेंटर ही तो बोल रहा है, जो यूपी में हो रहा है हालत सुधरी है, और इसके बाद क्राइम के मामले की मैं बात कर रहा हूं, और बहुत सारे स्टेट में, बंगाल में तो क्राइम नहीं सुधर रहा है, वहां पे
वहां पे सरकार किसी और की है, तो ये ना बोले। मेरे कहने का मतलब कि अगर भाई देखिए, अगर परफॉर्मेंस कम हो गई तो जिस हिसाब से लोगों ने अब अपने आप को बहुत बड़ा पंडित सब समझ रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो ठीक है, आदमी जो है कुछ भी गड़बड़ है, बहका है, सबक सिखाना है, मिलेंगे कभी बोलेंगे। क्या आपने अपने कर्तव्य का पालन किया? आपके घर में आपका कोई मेंबर अगर गलत करता है तो आप उसको करेक्टिव एक्शन लेते हैं, लेकिन उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो ये दोनों तरफ का है, जब तक दोनों तरफ सामंजस्य नहीं होगा तब तक सिचुएशन ऐसे ही बनी रहेगी, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता रहेगा और इसका फायदा जॉर्ज सोरोस जैसे लोग उठाते रहेंगे। जितने यूट्यूबर बैठे हैं और उल्टे सीधे फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ, मैं आपको बताता हूं, उनके लिए कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। आपके चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब नहीं मिलेगा, लेकिन उनके तरफ डेडिकेशन देखिए। तो ये फर्क समझना पड़ेगा। पहले बंगाल की मैं हालत बताता हूं, बिरला जी थे या कौन थे उस जमाने में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट शासन आया था, मजदूर यूनियन ने या कोई और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मुझे नाम नहीं पता है, मैंने पढ़ा था, प्रोटेस्ट करके उनको सड़कों पे घसीट करके बनियाइन और चड्डी पे घुमाया था। हाँ, बिल्कुल। और अब ये टाटा को भगा दिया, और किस मुंह से ये लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है? सारे इंडस्ट्रीज तुमने भगा दिए अपने यहां से। गुजरात में रोजगार की कमी क्यों नहीं है, आप मेरे को बताओ ना। महाराष्ट्र में रोजगार की कमी क्यों नहीं है, मेरे को बताओ ना। या ऐसे किसी जगह पे जहां पे साउथ इंडिया में जो है देखो सारी फैक्ट्री लग रही है, तमिलनाडु वगैरह में, तुम नॉर्थ इंडिया में आप एक पान की दुकान खोल लीजिए, अभी तो माहौल बहुत सुधर गया। नॉर्थ बिहार की हालत इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। बिना हफ्ता दिए आप एक ठेला लगा लीजिए तो बताइए मुझे, और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे पास रोजगार रहे। ठेला लगा के कोई काम करना चाहे ईमानदारी से ना, पेट भरना चाहे, तो उसमें भी इतनी गुंडई है यहाँ पे, तो अपने तरफ से कभी देखेंगे नहीं। और हर चीज पे ये होता है कि बस जी प्रभु प्रकट हो जाए और बचा ले। प्रभु प्रकट होके बचा भी लेंगे, लेकिन गजेंद्र कवच जो वो हाथी ने पढ़ा था, गजेंद्र मोक्ष कवच, पूछ लीजिए कितने लोगों को पता है? गजेंद्र मोक्ष कवच भी नाम नहीं पता होगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक। तो आज सरकार को बुलाना भी तो नहीं आता है ना आपको। द प्रोसेस ऑफ नॉक है ना, प्रोसेस ऑफ नॉकिंग भी नहीं पता ना, समस्या ये है। लेकिन हाँ, इतना ये है कि अगर वापस बीजेपी चेतती है और बड़े परिवर्तन करती है और कम से कम ये मुस्लिम मोह छोड़ देती है, तो उसके साथ कुछ अच्छा होता हुआ हम आने वाले चुनाव में देखेंगे। 6 महीने बाद ही इसकी टेस्टिंग होगा। लिटिमेट टेस्ट जो कहते हैं ना, वो 6 महीने बाद ही है, यानी कि 3 राज्यों में चुनाव है, इसका क्या असर होता है। लेकिन बहरहाल आप दोनों लोग जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। 1 मिनट सर, श्रीकांत जी, 1 सेकंड के समराइज करने के पहले जो बात अभी मिश्रा जी ने कही कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, इन्होंने एक बिंदु डाले, इस पर चाहिए अब सरकार को आगे बढ़ना और इस दिशा में काम करे। जैसे इन्होंने एक सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह है, उसमें कोई और भी कुछ सलाह देगा, कुछ मेरे भी दिमाग में आ रहा है। उन सबको बैठिए और बैठ के कंपाइल कीजिए। सच में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो ये शर्तें हैं, बहुत लिबरल शर्तें हैं जी। देखिए, देश को पॉलिटिकल षड्यंत्र या इलेक्टोरल षड्यंत्र, पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स को, इलेक्शन को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, बनाते हैं उस देश पे कब्जा करने के लिए। अगर इस षड्यंत्र को फेल करना है तो जो चीजें मैंने अभी बोली उतनी चीजें कट करके आप लोग शेयर करिए, और 1952 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वो चेंजेस करिए कि ताकि इस तरीके की इलेक्टोरल धोखाधड़ी, षड्यंत्र दोबारा ना हो पाए। जी, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।